हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके प्यारे प्यारे लवली ब्यूटीफुल चैनल पर, जिसमें आप समझते हैं फिजिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, हमने अब तक क्या किया था? हमने अब तक कर लिया है बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। और इस चैप्टर में हम अब तक 2 लेक्चर कर चुके हैं, 2 वीडियोस हम बना चुके हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा चलेगा वो लेक्चर 3 चलेगा, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक नहीं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। ओके चलिए। तो बच्चों, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। आज जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये पहला प्रॉब्लम क्या है? देखो, इसने क्या दिया हुआ है, एक गोला दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक स्टैंड है, समझो इस तरीके से। इस पे गोला ऐसा रखा हुआ है। देखो, मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ चीजें समझाई थी। यहां पर भी फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट ही है। इसको आप ऐसा समझ लो कि यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन बनना है, एक ऐसा नॉर्मल रिएक्शन और एक ऐसा नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैं एक सरफेस बना रहा हूं, अभी नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक गोला है, स्फेरिकल स्फीयर है। इस स्फीयर का रेडियस क्या दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। और इन दोनों का जो स्टैंड है, जिस स्टैंड पे ये रखा हुआ है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? हमारा 6 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको इसमें हमारा प्रॉब्लम यह है, मुझे कह रहा है निकालने के लिए फाइंड एन, मतलब n इक्वल टू व्हाट है, मतलब आपको क्या निकालना है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो चलिए बच्चों, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले बनाने के लिए आपको अपने ब्रेन पर यह ध्यान देना होगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं। देखो बच्चों, आप 2 जगह कॉन्टैक्ट है, यहां और एक यहां। इस 2 पॉइंट पर अगर गौर से देखोगे, और एक कॉन्सेप्ट और मैंने दिया था कि अगर कोई स्फीयर है या सर्कुलर स्फेरिकल बॉडी है तो उसका जो नॉर्मल है ना, वो उसके सेंटर से पास होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि आपको क्या करना है कि इसका जो स्फेरिकल बॉडी है उसका नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर से क्रॉस करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम अब क्या करेंगे, इसका और इस पॉइंट पे जो n और n काम कर रहा है उसका डायरेक्शन देखेंगे और कैसे वो सेंटर से पास कर रहा है वो देखेंगे, और फिर इस प्रॉब्लम में n उसकी वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे। बच्चों, तो चलिए हम करते हैं शुरू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं यहीं पर आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। आप इसको ऐसे करो, इसको डिमार्केशन करोगे तो आप ये देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? हमारी 3 मीटर आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है? 3 मीटर आ रही है। आप गौर से देखो, ये हमारा 6 मीटर है, ठीक है, और इसको बाइफरकेट कर देते हैं बीचों बीच से। तो हम देखते हैं कि यहां से भी लेकर यहां तक का 3 मीटर और यहां से भी यहां तक का 3 मीटर। ठीक है, दोनों डिस्टेंस बराबर मैंने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एक डिस्टेंस और, एक चीज और मुझे मालूम है। वो क्या मालूम है बच्चों? ये देखिए, हमें मालूम है ये वाला पोर्शन, ये कितना है? r के बराबर है और ये हमारा 5 मीटर है। बच्चों, तो बहुत पुरानी कहानी है कि हमारे पास इस तरह का ट्रायंगल है, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो भी आप बोलते हो वो याद करो। उसको याद करने में आप देखोगे अगर आपकी ये वैल्यू आपकी 5 है, ये वैल्यू 3 है, अगर ये वैल्यू कितनी आ रही है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगी बच्चों। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए इसको आप याद रखो। अब फिर हम इसको अब बाहर जूम करके निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए जी। तो देखो, हम क्या करेंगे, यहां एक नॉर्मल हमारा ऐसे निकल रहा है, क्योंकि सेंटर से निकालना है तो हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से ऐसे निकल रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन ये निकल रहा है। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं। हमने एक ऐसा ड्रॉ किया, एक लाइन। ठीक, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस सेंटर से क्रॉस करा दो बाहर। मान लो ये सेंटर था हमारा, हमने इसको क्रॉस करा दिया। ये हमारा n, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन n, और एक नॉर्मल रिएक्शन कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। ठीक है, ये भी हमारा n। अब मुझे क्या
कैलकुलेट करना है और कौन कौन सी वैल्यू यहां पे दिखानी है। देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, यहां से यहां तक की वैल्यू 4, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3, और यहां से यहां की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, देख लीजिए आप 5 तो है ही ऑलरेडी। अब इसको एक बार एक लाइन और ड्रॉ करो, बहुत ही आसान, सिर्फ समझने का है, अगर समझ आ जाए तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये। अब देखो यहां से यहां तक आप इसको 1 मिनट के लिए अगर थोड़ा लंबा कर देते हैं, अगर इसको आप ऐड भी कर देते हो तो आप देखोगे कि ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, और इस थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये भी 3 है, और ये हमारा 4 है, कॉमन है, ठीक है। तो अब आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है देख लो, अगर ये थीटा है, इसके सामने 3 है, अगर ये 3 है, ये थीटा है, तो ये कौन सा एंगल है, ये 37 डिग्री है। याद करो बच्चों, आपको याद होगा ना, तो आप याद करके रखा करो कि कौन सा एंगल है। तो ये आपका एंगल 37 डिग्री है, ये आपका एंगल 53 डिग्री है, और ये तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो आपका क्या आ गया कि ये 37 डिग्री आ गया। तो अब बहुत ही आसान हो गया। अब इसको रिजॉल्व कर दो, रिजॉल्व तो आपको करने आता है, लेकिन एक बात आप ध्यान दो कि ये जो n है, ये इस n का दोनों इस तरफ बन रहा है, मतलब इसका कंपोनेंट इस पर दोगे तो n cos थीटा, इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी इस पर क्या होगा, n cos थीटा, ठीक है। तो दोनों की वजह से n cos थीटा, इसका मतलब यह है कि ये 2n cos थीटा एक ही तरफ काम कर रहा है, कहां, ऊपर। अच्छा एक चीज और, इस पूरे स्फीयर का मास मैंने रखा है 10 kg, 10 kg, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 2n cos थीटा, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 10 kg। ये 2n cos थीटा जो है ना, किसको बैलेंस कर रहा है, हमको बैलेंस इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखना है, तो किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, तो ये हमको हमारा कर रहा है किसको, 10g को बैलेंस कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप देखो यहां पे इसका डायरेक्शन इधर है, कौन सा भाई, n sin थीटा, और इसका डायरेक्शन इधर है n sin थीटा। देखो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स बराबर है, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ क्या, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन विल कैंसिल ईच अदर, विल कैंसिल, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो हमारी जबान तो सुनाई दे रही होगी, कैंसिल ईच अदर। बच्चों आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि अपोजिट में है, ये इधर वो उधर है, और दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में है, दोनों बराबर फोर्स है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास बच कौन सा किया, 2n cos थीटा इक्वल टू 10g। तो हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, हमने लिखा थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं 2n cos 37 डिग्री इक्वल टू कितना, 10 इंटू 10, बैलेंस हो गया। अब आपके पास क्या वैल्यू बच गई, कुछ तो नहीं बच गई, आपको निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको cos 37 की वैल्यू मालूम कर लो, यहां से देख लो cos 37 की, ये 37 डिग्री है, cos इक्वल टू क्या होता है, b/h, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे, बेस हमारा क्या है 4 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो 2, अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो बच्चों आप मुझे एक बार बता देंगे तो ठीक कर लेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है बच्चों। तो हम यहां से उठकर वापस यहां आए, यहां देखो कितना आया, 4 कितना आया, देखो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 100 इंटू 5, ठीक है, 100 इंटू 5 अपॉन 8, है ना। देखो जी क्या हो गया, तो कितना आ गया, 500 अपॉन 8 न्यूटन। अब इसको कट्टम कुट्टी करते रहो, कैंसिल करते रहो, जो वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आ सकती है, 4 होगा, 250 होगा, 2 होगा, 125 होगा, 62 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके जी, तो ये प्रॉब्लम हमारा हो गया सॉल्व। मुझे इसमें क्या समझना पड़ा, मुझे 1-2 कॉन्सेप्ट समझना पड़ा। एक ये समझना पड़ा कि स्फीयर का, गोला का, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के बीच नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर से पास करता है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरी बात यह हमने क्या देखा कि रेडियस हमारा निकल गया, तो हमें 37 डिग्री और 43 डिग्री आसानी से पता चल गया, वो भी हम कर चुके। सेम टाइप का एक प्रॉब्लम और हम कर सकते हैं। चलिए जी, तो हम करते हैं इसके ऊपर एक नया प्रॉब्लम, ठीक है जी। चलो
तो बच्चों ये हमारा प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है। इस सेकंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एज इट इज, उसी तरह का प्रॉब्लम है जो मैंने पहले किया था, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको दे दिया है। तो देखो ये बच्चों, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है हमारा। यहां देखो टच कर रहा है यहां पे, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन यहां से जाएगा, ठीक है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन यहां से जाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो गया, एन इधर और एन इधर। तो देखो अगर मैं इसको गौर से देखूं, बहुत ही गौर से देखूं, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो ये यहां तक आ सकता है। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये हमारा कितना है, 5 है, और ये देखो हमारा ऑलरेडी 4 मीटर दिया हुआ है ना। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें क्या मालूम है, 4 मीटर मालूम है ना। मैं बाद में जो ड्रॉ करता हूं मैं ग्रीन से कर देता हूं, ठीक है। यहां से यहां हमारा क्या है, 5 है, यहां से यहां हमारा क्या है बच्चों, 4 है। अब देखो गौर से देखोगे तो कहानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि ये वाला 4, ये वाला 5 टोटल इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां वाला कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 ये 5, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा जी, है ना। तो अब अगर आप देखोगे तो मुझे कौन सी एंगल निकालनी है वो देखो, इसको मैं इधर लेकर जाता हूं, यहां लेके जाता हूं ऐसा, है ना, और इसको मैं इधर लेके जाता हूं, तो हमारे पास कौन सा एंगल बची, ये वाला एंगल बना। चलो जी मैं इसको अलग से बना देता हूं, फिर एक बार आप देखोगे कैसे रिजॉल्व कैसे करना। रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, हम इस लेक्चर के पहले ही लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो देखो कैसे बनता है हमारा, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें है नहीं। देखो ऐसा हमने एक लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैंने माना सेंटर, जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। इस वाले लाइन को लेकर गए इधर, है ना, यहां लेके गए, और इस वाले लाइन को लेके गए इधर, ठीक है जी, हमारे पास आ गया। अब देखो कि एंगल कैसे डिसाइड करेंगे। देखो ये एंगल डिसाइड करना है मुझे, और हमें ये एंगल डिसाइड करना है, हमें इसी दोनों एंगल की जरूरत है। कौन दोनों एंगल की, किस दो एंगल की जरूरत है, एक ये एंगल की जरूरत है, इस एंगल की जरूरत है। देखो यार वो तो फिर तो पुरानी कहानी आ गई है जो अभी किया था जस्ट। तो जब पुरानी कहानी आ गई तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है वो बच्चों हमारा क्या है, 53 डिग्री एंगल है। तो बहुत क्लियर है बच्चों, टेंशन लेने का नहीं है, बहुत ही आसानी से बन रहा है प्रॉब्लम। ये हमारा 37 डिग्री है। गौर से देखो इस खूंखार डिग्रियों को, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा एंगल है। देख लो ये हमारा कौन सा है, ये 5 है, ऑटोमेटिकली ये हमारा 4 आ गया। अरे कैसे नहीं आया, देख लो ये 5 है, और यहां से यहां तक क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी 3 दिया हुआ है। गौर से देखो इसको, है ना, खिचपिच करने की जरूरत नहीं है, ये 3 मीटर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। तो ये हमारा 3 मीटर था, ये 5 है, तो ये ऑटोमेटिकली 4 आ गया। तो 3 के सामने अगर एंगल के सामने अगर कितना है, 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। हाइपोथेलस वो पाइथागोरस, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ये आ गया। तो हमारा एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया बच्चों। तो 37 डिग्री मैंने डाल दिया। अब इसको करना क्या है बच्चों, इसको अब करना है रिजॉल्व, है ना। तो अब कर दो, यहां क्या होगा, इसको माना मैंने N1, इसको माना मैंने N2, जिसको जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मानने में कोई टेंशन लेने का नहीं है, जो मानना है मान लो, ठीक है। किसको क्या मानोगे, इसको N1 मान लो, इसको N2 मान लो, जिसको जो मानना है मान के बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से फटाफट इसको नोट करो पहले, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको हो जाए। ठीक है जी, चलो बनाते हैं। मगर एक चीज ध्यान रखना कि जिसको जो मान लो उसको पहले कर लो, इजी सॉल्व हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको N1 ले लेते हैं, चलो छोड़ो, अच्छा रहेगा। इसको हम लोग N2 ले लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब कुछ होगा नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है वो करने में, लेकिन चलो हाँ। अच्छा, ये इसका कंपोनेंट इधर N1 cos 53, इधर कितना हो गया N1 sin 53, इसका N2 sin 37, और इधर N2 cos
37। जी हाँ जी, अब पूरा का पूरा आ गया। अब क्या टेंशन बचा आपको? कुछ टेंशन ही नहीं बचा आपको सॉल्व कर लेना है, बस इजी है। अब यहां से कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, कुछ बचा ही नहीं, कोई कहानी नहीं है इसके अंदर। देखो क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है। अरे यार, एक कहानी है हमारे पास। क्या है हमारे पास? कहानी ये है कि दिस इक्वल टू, अब यहां कैंसिल नहीं कर रहा है पिछले प्रॉब्लम की तरह, यहां पर एक दूसरे को कंपोनेंट कैंसिल नहीं कर रहा है बच्चों। क्यों नहीं कैंसिल कर रहा है? क्योंकि ये दोनों, इस दोनों का की वैल्यू अलग अलग है। अपोजिट तो है लेकिन दोनों की वैल्यू अपोजिट तो है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब ये, लेकिन ये बैलेंस जरूर कर रहा है, क्योंकि मैं एक कंसिडर करके चल रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स दोनों बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में n2 cos 37 इक्वल टू कितना, n1 cos 53 डिग्री, n1 cos 53 डिग्री। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा हमारा? n2 की वैल्यू कर लो cos 37 की वैल्यू क्या आएगी? अब देखो cos 37 निकालना है आपको, तो b by h मतलब 4/5। तो 4n2 अपॉन 5 इक्वल टू क्या, n1 cos 53 डिग्री। तो cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? cos 53 इधर आता है ना, तो 53 है, तो cos 53 देखो हमारा 53 बेस ये हो गया 3/h, तो 3/5 हो गया, 3/5 इंटू n1। ठीक है, 5 ने 5 को मार डाला। तो यहीं पर आप इसको दो इक्वेशन में बदल सकते हो, 4n2 इक्वल टू 3n1 हो सकता है। तो n2 की वैल्यू भी आप यहीं से लिख दो, ताकि n2 की वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर सके। n2 इक्वल टू 3/4n1, ये एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन निकाल लेना है। फिर दूसरे इक्वेशन पे बात करनी है। दूसरे इक्वेशन पे क्या करना है, चाहे इसका मास आप ले लो 10 kg, इसका भी ले लो, चलो 5 kg लेते हैं, थोड़ा आसानी से 5 kg लेते हैं। ठीक। अच्छा, ये प्रॉब्लम किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था। मैं इससे पहले लेक्चर में इस प्रॉब्लम को नहीं बनाता था। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे ये पूछा कि सर ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करके बताइए। तभी मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है, तो चलो मैं उसका बेसिक बता देने के बाद, एक जो इससे पहले प्रॉब्लम करा वो बेसिक था, और उसके ऊपर मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए करा क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जी एस्पिरेंट्स का, इस पर इस बच्चे ने ये प्रॉब्लम पूछा था, तभी मैंने इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसको इंक्लूड किया इस बार। ठीक है, तो n2 इक्वल टू 3/4n1 होगा। अब देखो बच्चों, यहां जो है ना, इसको देखो। अब यहां क्या है, n1 sin 53 डिग्री, हाँ जी, प्लस n2 sin 37 डिग्री इक्वल टू 5g। यही तो बैलेंस कर रहा है, देखो 5g है ना, 5 kg है। तो इसका मास, पूरा का पूरा मास क्या करेगा, सेंटर से पास करता हुआ यहां mg काम करेगा ना बेटा। तो भाई इतना क्या टेंशन लेते हो यार, 5g है, बस हो गया, है तो है। अब देखो n1 sin 53 डिग्री, n1 लिखो, sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है देख लो। sin 53 मतलब p/h मतलब 4/5, तो 4/5 n1 प्लस sin 37 डिग्री, sin 37 मतलब p/h 3/5, तो 3/5 n2 आ गया इक्वल टू 5 इंटू 10। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा हमारे पास। सॉल्व करने पर हमको एक चीज और कहानी क्या करनी पड़ेगी, देखो इक्वेशन 1 को गौर से देखो। n2 इक्वल टू 3/4 इंटू n1 है, तो n2 की जगह पे वही वैल्यू डाल देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, 4n1 अपॉन 5, ये सब उतार लेना बच्चा, क्योंकि मुझे यहां से थोड़ा हटाना पड़ेगा। 4/5n1 प्लस 3/5 इंटू 3/4 इंटू n1 इक्वल टू 50 हो गया। हाँ जी, तो हो गया तो क्या, कोई बच्चा थोड़े ना। देखो बट्टे का भागा बचपन में मैंने पढ़ा था, हमारे सर बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे सिखाया था, बट्टा का जोर, बट्टा का भागा वगैरह इस तरह से। अरे मैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हूँ, आप लोग इधर इंग्लिश सीबीएसई मीडियम का स्टूडेंट नहीं रहा। तो क्या होगा, ये हमारा 520 तो 20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 4 चौक 16, 16n1 हो गया, प्लस कितना हो गया, 540 20 हो गया, तो टोटल 9n1 हो गया। तो क्या बचा, 50 बचा। तो इसको जोड़ोगे तो 25/20 इक्वल टू n1 इक्वल टू 50, तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 20 अपॉन 50 इंटू 20 अपॉन 25, तो 2 से 250 को मार डाला तो कितना बचा, देखो कितना बचा,
40 न्यूटन आंसर। N1 की वैल्यू आ गई। बहुत मजेदार, बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है अगर आप वही कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आपका भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाएगा बच्चों। बहुत ही इजी है, इजी था प्रॉब्लम। अब N2 की वैल्यू निकालनी है तो N2 की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है? N1 की वैल्यू मालूम, उठाओ, यहां पर उठा के लाओ, देखो कैसे हुआ। N2 इक्वल टू 3/4 N1, 3/4 N1 की वैल्यू क्या आई? 40 आई। तो 40 आई तो कितना? 10 मतलब 30 न्यूटन। देखो बच्चों कितने आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना? बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम आप नोट करो और इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। कॉन्सेप्ट को समझना, प्रॉब्लम ज्यादा बनाओगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से आएगा। HCV फॉलो करो, SCV को बनाओ और उसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैं दूंगा वो उसे ही करते रहो। और बहुत सारे दुनिया की कोचिंग की शीट्स मौजूद है आपके पास, वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्वेश्चन पूछना मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करना, मैं आपको उसका आंसर बता दिया करूंगा। ठीक है जी? तो देखो जी, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। इस थर्ड प्रॉब्लम में क्या है? देखो ये इंक्लाइन प्लेन का वेज दिया हुआ है ना? इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहां एक रस्सी से ये ब्लॉक जो है क्या किया हुआ है? बंधा हुआ। इस तरह का प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके थे ना। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जब हम कर रहे थे तो इसी तरह का कुछ था कहानी। तो यहाँ पे चूंकि ये ब्लॉक बंधा हुआ है इसलिए ज्यादा फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। सिर्फ मुझे क्या निकालना है? टेंशन और एन निकालना है, तो उस पर ही बात करेंगे। तो फटाफट हम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ एम का वैल्यू 10 kg दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो कौन कौन सा फोर्स कहां कहां लग रहा है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास एन की वैल्यू कहां जाएगी? ये देख लो, एन की वैल्यू इस तरफ जाएगी तो एन की वैल्यू यहां जाएगी। बहुत अच्छा बच्चे, देखो ड्रॉ कर दिया मैंने एन की वैल्यू। और उसके बाद हमारा टी का वैल्यू इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो टी का वैल्यू इसके परपेंडिकुलर चला गया। तो टी हमारा ऐसा, एन हमारा ऐसा और जी हमारा, एम जी हमारा इधर। यार हो गया यार, बचा क्या इसमें? कुछ तो नहीं बचा। अब एंगल डिसाइड करना है बच्चों। देखो अगर इंक्लाइन प्लेन था, अगर आप उसको प्लेन मान लो, ऐसा टी है तो टी के साथ, प्लेन के साथ तो टी था ना, तो ऐसा करोगे तो ये हमारा कितना डिग्री एंगल था? 37 दिया हुआ है ना वेज के साथ। ठीक है जी, तो ये 37 तो ये 37, ठीक है जी, ये 37 हो गया। तो ये 37 है ना, तो ये भी 37 ही होगा। और आप चाहो तो इसको यहां से कैलकुलेट करते हुए पहुंच सकते हो, 37 डिग्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बन गया। आप अब क्या करना है? रेजोल्यूशन तो करना ही है। यहां देख लो भैया कितना हो गया, देख लो। अच्छा हाँ जी, ये एंगल भी 37 डिग्री आ रहा है। आप एक बार फिर गौर करके देख लो आप, 37, 53, ये दोनों 90 डिग्री पे है तो ये 53 है तो ये 37 तो ऑटोमेटिकली हो गया, 37 हो गया। तो अब देखो कौन कौन सा फोर्स कैसे कैसे बैलेंस कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं। ये एन का एक कंपोनेंट इधर, एन का कंपोनेंट इधर। तो चलो जी क्या करते हैं हम लोग, एन कॉस 37 डिग्री, एन है ना इस पे आया, और टी कॉस इस पे एक और फोर्स आया। कौन सा फोर्स आया? टी कॉस 37 आया। ठीक है, टी कॉस टी साइन, सॉरी टी साइन 37 डिग्री है ना। तो यहां क्या आया? यहां क्या आया? टी कॉस 37, टी कॉस 37। ठीक है जी, है ना। अब यहां एम जी है, ये तो ऑटोमेटिक बैलेंस कर ही रहा है। यहां इसको ये बैलेंस करेगा, इन दोनों फोर्स को ये बैलेंस करेगा। बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम बन गया है। अब प्रॉब्लम में कुछ बचा नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो टी प्लस एन कॉस हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या बचा? पहला फर्स्ट इक्वेशन हम इसको ले लेते हैं, ये आसानी से बन जाएगा। यहां हमारा एक और है एन साइन 37 डिग्री। तो वैल्यू तो पता है भाई 3, 4, 5 का। अगर 37 है तो ये कितना होगा? 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। ये ऑटोमेटिकली हमें मालूम है, ये बात हमें अब रेडीमेड याद रख लेनी चाहिए। ये और नीट दोनों में जो है ना, ये रेडीमेड याद रखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि बार बार आप ये ओपन ड्रॉ नहीं करना है आपको। चलो जी देखते हैं कि क्या हुआ फिर आगे कहानी। तो हमने देखा कि एन साइन 37 डिग्री, जल्दी करते हैं इसको, एन साइन 37 डिग्री इक्वल टू टी कॉस 37 डिग्री। ठीक है जी, तो कितना हो गया वैल्यू आप देख लो। एन साइन 37 की वैल्यू क्या हो गई? एन इंटू साइन 37, साइन 37 का मतलब P/H होता है।
साइन का, तो हमारा 3n/5 इक्वल टू टी cos 37 की वैल्यू क्या होगी, cos 37। तो cos 37 निकालना है तो 30 से cos क्या होता है, b बाई एच, तो 4/5 हो गया, 4/5t। अब देखो यहां से क्या वैल्यू निकल गई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो यहां से यहां वैल्यू निकल गई, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, 3n इक्वल टू 4t। और अगर मैं यहां पर t इक्वल टू 3n/4 कर दूं तो कोई बुरी बात है, कोई बात नहीं है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं इस पर, इस कहानी पे आ जाओ, तो हमारे पास क्या बचता है, n cos 37 डिग्री प्लस t sin 37 इक्वल टू mg होता है। बाद में वैल्यू डालेंगे m की, ठीक है। तो n की वैल्यू cos 37 की वैल्यू क्या होगी, cos 37 की वैल्यू होगी 4/4n/5 प्लस t sin 37। तो sin 37 की वैल्यू p/3/5, तो 3/5 इंटू टी इक्वल टू mg हो गया जी। अब mg हो गया जी, ठीक है। तो t की वैल्यू क्यों नहीं डाल दें यहां से उठा करके यहां, चलो जी। तो 4n/5 प्लस 3/5 इंटू 3/4n आ गया जी mg, बिल्कुल बढ़िया। फिर वही बट्टा का जोड़, बट्टा का घाव, बट्टा का घना जो हम लोग करते हैं हमेशा, ये वाला जोड़ घटाओ तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं बच्चे की तरह इसको सॉल्व करता हूं हमेशा, कभी मैंने वो डायरेक्ट मेथड लगाया नहीं इसमें, मुझे याद है मैं कर दूंगा, ठीक है। ये 20 आएगा ना जी, 20 आएगा तो 5 तो कितना हो जाएगा, 16n प्लस 9n इक्वल टू mg आया जी। तो हमारे पास क्या बचेगा, 25/20n इक्वल टू mg। तो हमारे पास 20n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 20 mg अपॉन 25 इक्वल टू n की वैल्यू आ गई, है ना। तो यहां वैल्यू डाल दो, 20 इंटू m इंटू जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 10 मतलब 100 अपॉन 25, तो ये 80 न्यूटन आ गई। हाँ जी, आ गया ना, बहुत आसानी से आ गया। अब तो कुछ बचा नहीं इसमें, आप देख लो, 25/20 तो 20 mg अपॉन 25, तो 20 की तो 80 न्यूटन आ गया। अब 80 न्यूटन आ गया तो यहां उठाओ वैल्यू, t की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू 3 इंटू n की वैल्यू क्या है 80 अपॉन कितना 4, तो 20 क्या हो गया 60 न्यूटन। 2/3 इंटू, अगर कुछ गलती हुई होगी तो इसको एक बार फिर से देख लेना, ठीक। कैलकुलेशन में हो सकता है मुझे मिस्टेक हो जाए। चलो तो बच्चों ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने, और अब हम जो करने जा रहे हैं एक नया छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक था जो मैं सोचा इसमें इंक्लूड कर दूं, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं और उसी का ये पार्ट था जिसमें मुझे बताना था कि व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है। हम लोग बचपन में क्लास 9th में इसको पढ़ते थे, जड़त्व का नियम, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था तो हमें इनर्शिया नहीं मालूम था, मुझे मालूम था जड़त्व। जड़त्व को हम समझते, हम लोग उसे और भी बड़े भाषा में कहते थे कि जड़ता का नियम किसे कहते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या है, इनर्शिया टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, और जो चल रही होती है किसी यूनिफॉर्म मोशन में किसी स्ट्रेट लाइन पे, तो वो अपने उस स्टेट को बचाए रखने की जो प्रॉपर्टी है वही क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। तो मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। फिर वही बात करूंगा, इस बात पर ध्यान दो, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन ये चेंज नहीं करना चाहता। जब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई पिंड, कोई कण अगर अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहता है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक चेंज नहीं करना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वही प्रॉपर्टी बच्चों इनर्शिया कहलाती है। जैसे अगर कोई बॉडी मैंने यहां पर रख दी तो ये यहीं पर रहना चाहती है, ये जो प्रॉपर्टी है यही क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि इनर्शिया किसे कहते हैं, और इसका 3 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप ये होता है
स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं इसको। स्टेट ऑफ रेस्ट लिखना अच्छी बात नहीं है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कोई बड़ी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। एक बात और याद रखना कि इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसीलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, किसका कोई यूनिट नहीं होता, ये याद रखना है बच्चों। नीट में आपको ये ऐसा क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है कि इनर्शिया का डायमेंशन क्या हो सकता है, या ये डायमेंशनलेस क्वालिटी है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो नहीं बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया प्रॉपर्टी है जो बताती है कि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, कोई वस्तु चलना चाहती है तो चलती रहेगी, बस यही बात है। और ये इसी में हम कहते हैं कि एक टाइप हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बच्चों, ये आपको अच्छे से पता है। देखो बच्चों, कोई वस्तु रुकी है, रुकी में ही रहना चाहती है, वो बदलना अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है, तो वही क्या कहलाती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। देखो जैसे तुम कहीं पर किसी जगह पर, जैसे तुम बाइक पर अचानक से बैठे हुए हो और तुम रुके हुए हो और तुम्हारा दोस्त बाइक को अचानक से चालू कर दे तो तुम पीछे की तरफ धक्का खाते हो। इसका मतलब यह हुआ कि तुम चाहते थे रेस्ट में रहना, लेकिन तुम्हारा बॉडी का निचला पार्ट तो रेस्ट में था, लेकिन वो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, गति में आ गया और तुम पीछे की तरफ लुढ़क लिए। एक चीज और देखना, तुमने देखा होगा हमारे जमाने में पोस्ट कार्ड का एक्सपेरिमेंट हमारे क्लास 9th में होता था कि ग्लास में पानी रख देते थे और पानी के ऊपर एक कॉइन रखते थे और उसके पोस्ट कार्ड होता था उस जमाने में, पोस्ट कार्ड रखते थे और उसके ऊपर एक कॉइन रखते थे और पोस्ट कार्ड को खींचते थे तो कॉइन कहाँ जाता था, पानी में जाता था। तो हम कहते थे कि देखो ये कॉइन जो था वो क्या चाहता था, वो एक कॉइन हमेशा रुकना चाहता था गिलास में, यहाँ ये जो कॉइन था ये यहीं रहना चाहता था, इसको जब आपने पुल किया तो ये यहाँ गिर गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये रुकना चाहता था, लेकिन इसको हमने लेकिन ऑल ऑफ सडन हमें इसे खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे खींचेंगे तो ये फिर समझ जाएगा कि हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो अब ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो कि एवरीबॉडी वांट्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, चलो जी, दूसरा हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन भी बेस्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हो कि जब आप गाड़ी में चल रहे होते, बस में बैठे हुए होते हो, याद करो ट्रेन को तो नॉर्मली हम लोग नहीं फील कर पाते हैं, लेकिन आप एक काम करो, अपने बाइक पर तेजी से जा रहे होते हो और धक्का मार दो, बाइक आपकी रेस्ट में आ जाएगी, आप कहाँ जाओगे? इसीलिए ना कार के अंदर बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है बच्चों। तो याद रखना, जब आप बड़े होगे, मतलब जब आप कार खरीदोगे तो कार में हमेशा बेल्ट का इस्तेमाल करना। ये मैसेज याद रखना कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल हमेशा करना, क्योंकि जब गाड़ी टक्कर खाएगी कहीं, अचानक आपको कभी ब्रेक लेना पड़ गया या आपकी गाड़ी को अचानक कहीं धक्का लगा, तो आप बेल्ट में अगर रहोगे तो सेफ रहोगे। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से शीशे ग्लास के बाहर नहीं जाओगे। ठीक है जी, तो ये समझ गए इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन जो है, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कि ये कोई भी एवरी ऑब्जेक्ट वांट टू रिटेन देयर इट्स स्टेट ऑफ मोशन को हम बचाए रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से। और एक चीज और याद रखो, अचानक से बस में भी चलते रहते हो ना आप, हम कई एग्जाम्पल की चलती ट्रेन से बाहर कूदना खतरनाक क्यों होता है। बचपन में हम लोग क्विज क्वेश्चन पूछा करते थे एक दूसरे से कि बताओ क्यों होता है, तो यही होता था, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात होती थी वहां पे। क्योंकि चलती ट्रेन में आप अचानक से आपका पैर का जो पूरा पोर्शन है वो जमीन पर रेस्ट में आ जाता था, ऊपरी पोर्शन आपका मोशन में रहता था, जिसकी वजह से आपको गिरने का खतरा बना रहता था। ठीक है जी, अब देखते हैं हम लोग, थर्ड हमारे पास है इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया 3 तरह के हो गए हमारे पास, तीनों के तीनों बहुत सारी किताबों में, एवरी बुक्स में ये दिया हुआ है। कहीं से ऐसे भी समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लगा कि मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इनर्शिया को भी बता दीजिए इसी प्रॉब्लम के साथ, इसी टॉपिक में, तो मैंने आपको कर दिया। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी वही बात है कि जो जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है, उससे कुछ अलग नहीं होना चाहती है। आप भी चाहते हो मेडिकल की तैयारी करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, तो आप भी डाइवर्ट होना नहीं चाहते हो, मजबूरी में डाइवर्ट होते हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स होता है तभी आप डाइवर्ट होते
होते हो तो आपका भी डायरेक्शन फिक्स होता है कि मुझे नीट करना है, और आपका डायरेक्शन फिक्स होना ही चाहिए। आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एकदम होना ही होना चाहिए आपके नीट और जी क्वालिफाई करने के लिए। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ कि हम अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो मजा आ गया आपको समझने में, मुझे लगता है कि काफी मजा आया। अगर मजा आ रहा है तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और अंगूठा बजाओ ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है जी। तो इनर्शिया क्या हुआ, इनर्शिया डायरेक्शन में याद करो, अचानक से आप कार में बैठे हुए हो या बाइक पे बैठे हुए हो, आप ड्राइवर को तो आपको पता है कि उसे क्या कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है, आप चुपचाप बुक्स लेके, नॉवेल लेके, आजकल तो मोबाइल लेके लोग देखते रहते हैं, अचानक से गाड़ी को ऐसे घुमाते हो तो वो तो घूम जाता है, सब गाड़ी तो घूम जाती है, लेकिन आप इस तरफ धक्का खा जाते हो क्योंकि आपको डायरेक्शन था ऐसे जाने का था और आप ऐसे चले गए तो डायरेक्शन चेंज हो गया। एक काम और करना, कभी कभी हम लोग बचपन में गिरनी खेला करते थे, हम लोग गाँव के आदमी, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ खेला करते थे। तो हम लोग उस खेल में एक काम करते थे, दिवाली के अंदर लुत्ती बनाया करते थे, उसमें आग लगा के ऐसे घुमाया करते थे। तो आप देखना कि जैसे ही आप उस आग को छोड़ते हो या टूटता है आग तो कभी भी वो अचानक ड्रॉप नहीं करता, वो क्या करता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता रहता है, अपने कर्व पाथ पर वो सीधा सीधी चला जाता है। मतलब आप कभी करके देखना, छोटा सा सिक्का बांध के, कॉइन बांध के किसी इसमें रस्सी में, छोटे से रस्सी में ऐसे करके देखना, तो आप देखोगे जब इसको छोड़ोगे तो वो उस डायरेक्शन में निकल जाएगा। मतलब कि वो अपने डायरेक्शन को रिटेन करना चाह रहा था, वो जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसी डायरेक्शन में घूमना चाहता था। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इस सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी को घुमा रहे हो इस डायरेक्शन में, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ये बांधा हुआ है रस्सी से, किसी रोप से, स्ट्रिंग से, थिंग से आपने इसको क्या कर रखा हुआ, नॉट कर रखा हुआ है। तो इसको आप जैसे ही छोड़ोगे, यहां पहुंचने के बाद मान लो यहां पर जैसे ही पहुंचा आपने छोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है कि ये यहां गिरेगा या यहां गिरेगा? ये नहीं, ये इधर भागेगा। अलग बात है ये ऐसे भाग जाएगा, ठीक है जी। तो इस पोर्शन का जो वेलोसिटी है ना, इसी के डायरेक्शन में भाग करके इधर आना जाएगा, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही थी, हम कल फिर नया क्लास करेंगे, फिर से देखेंगे कुछ नए बातें। मतलब मुझे लगता है कि कल मुझे इसमें लीनियर मोमेंटम की बात करनी है, इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करनी है, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त कर